नमस्ते एवरीवन, सो माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड 3.4। अब इस 3.5 पे पहले कंसेप्ट देखेंगे और फिर एक्सरसाइज। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या है? थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। भाई एंगल जो है सीकेंट और टैंजेंट के बीच में। सीकेंट क्या होता है पहले बताया था, ठीक है। सीकेंट मतलब कॉर्ड, एक्सटेंडेड कॉर्ड ही होता है भाई। और अभी हमको टैंजेंट और सीकेंट के बीच में चाहिए। मतलब बेसिकली ये देखो, ये वाली एंगल दिख रही है ए बी सी, ठीक है। ये वाली एंगल, ये इधर भी ए बी सी, इधर भी ए बी सी। देखो तीन केस इसलिए लिए, एक राइट एंगल ले लिया, एक अक्यूट ले लिया, एक ऑब्ट्यूस। सब में क्या होगा? बहुत सिंपल होगा। क्या होंगी वो? अपनी इंटरसेप्टेड आर्क की हाफ होंगी। पढ़ लेते क्या बोलते हैं। If an angle has its vertex on the circle, उसके सर्कल पे है, and its one side touches the circle and other intersects the circle in one or more point, then the measure of the angle is half of the measure of its intercepted arc. देखो एक साइड इसका इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को काट रहा है कि नहीं, ए और बी पे। और एक साइड सर्कल का, एक साइड एंगल का बी सी टच कर रहा है बी पे। यहां कि एक इंटरसेक्ट कर रहा है और एक क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ऐसे ये हो गया अपना सीकेंट, ये हो गया अपना टैंजेंट। सीकेंट टैंजेंट, सीकेंट टैंजेंट। सीकेंट और टैंजेंट के बीच की एंगल आधी होती है किसकी? इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क क्या होती है? जो एंगल के अंदर आती है। इधर एंगल के अंदर एसी आ रही है, इधर भी एंगल के अंदर, इधर एंगल के अंदर एसी नहीं आ रही है, इधर आ रही है ए बी आ रही है। ओके सॉरी, इधर भी एसी नहीं आ रही है, इधर आ रही है ए बी। इधर भी आ रही है ए बी और इधर भी आ रही है ए बी। मतलब यानी कि ये एंगल हाफ होगी किसका? एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर आर्क। क्या मेजर आर्क कौन सी? ए डी बी बोलो या फिर ए बी बोलो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए डी बी बोलोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। उम्मीद है तुमको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और लगे हाथों एक और काम करवा देता हूं तुमसे, ध्यान देना, ठीक है। ये देखो, ये जो ए डी बी की आर्क है, ये आर्क, ये ए एम बी से इक्वल होगी ना, क्योंकि भाई ए डी बी की सेंट्रल एंगल कौन सी? ए एम बी। तो इसको और एक चीज लिख सकते हैं, एंगल क्या? हाफ ऑफ एंगल ए एम बी। आगे वही पढ़ेंगे, देखना वही बताया। देखो अल्टरनेट स्टेटमेंट मतलब अलग स्टेटमेंट क्या होगी वो पढ़ लेता हूं। क्या? द एंगल बिटवीन द टैंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड अ कॉर्ड ड्रॉन। देखो कभी कभी सीकेंट को कॉर्ड भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या है ये? एंगल कॉन्ग्रुएंट होगी टू द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ऑपोजिट टू द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल। ये पढ़ने के बाद अपने को चक्कर आ गया, कैसे जरा समझा ही नहीं क्या बोल रहे। अब मैं तुमको समझाता हूं। इधर कॉन्सेंट्रेट, उधर फिर भी कम समझे, मुझे पता नहीं, पर इधर 100% समझे। तुमको पता है क्या? पता है तुमको पता है कि अगर इसको नाम दिया ए बी सी और इधर ए डी बी, तो एंगल ए बी सी जो है वो हाफ होती है किसकी? मेजर आर्क ए डी बी की। मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं। यही तो था थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। अब एक और चीज माननी पड़ेगी मेरी, ध्यान से सुनो। अब तुम मुझे बताओ, मैंने ये वाली एक एंगल बना दी, क्या एंगल? इसको नाम दे देता हूं ई, एंगल ए ई बी। सबको पता होना ही चाहिए कि एंगल ए ई बी जो है ये हाफ होगी किसकी? ए डी बी की। कैसे सर? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, ये भी इसकी आधी है, ये भी इसकी आधी है, तो ये दोनों की शादी है। मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल। मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल। वही बोल रहे हैं क्या? ध्यान से सुनो। अब द एंगल बिटवीन टैंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड अ कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इस एंगल की बात हो रही है एबीसी। टैंजेंट एंड कॉर्ड, टैंजेंट एंड कॉर्ड के बीच की एंगल इज कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल टू द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द आर्क। देखो अब ये एंगल जो ए ई बी है समाई हुई है किसमें? ए ई बी आर्क में। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट है? आर्क इंटरसेप्टेड बाय दैट एंगल। देखो ये वाली एंगल की इंटरसेप्टेड आर्क ये थी, इसके सामने वाली क्या है? ये ऑपोजिट आर्क जिसमें ये एंगल समाई हुई है। तुम्हें ये स्टेटमेंट नहीं समझा, कोई बात नहीं, तुम्हें वो समझा जो मैंने समझाया। हाँ सर समझा, सिंपल था, क्योंकि एबीसी आधी थी एडीबी की
और AEB भी आधी थी ADB की, तो दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। खत्म कहानी। इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो सर आपने ये बताया क्यों, यही क्यों नहीं बता? बेटा इस चीज का ये मतलब है, ये इसके लिए बनाया है, नहीं तो क्या टेक्स्ट बुक में तुम रीड करते हो समझता नहीं है। तो अब मैंने तुमको आसान शब्दों में बता दिया कि ये एंगल इससे इक्वल है। खत्म कहानी भाई, ठीक है। यही एक्चुअली क्या है, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट। खत्म। आगे बढ़ते हैं, और क्या है देखते हैं। कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकेंट मतलब क्या, अगर एक एंगल, ठीक है, अगर एक एंगल इंटरसेप्टेड आर्क की क्या है, आधी है, इंटरसेप्टेड आर्क की क्या है, आधी है, तो वो एंगल कौन सी होगी, किसके बीच में होगी, टैंजेंट और सीकेंट के बीच में होगी। क्या होगी, टैंजेंट और सीकेंट के बीच में। मतलब क्या, तुम्हें एक सर्कल दिया जाएगा, बोल देंगे, बता देंगे क्या कि ये ABC जो है क्या है, ये एंगल ABC जो है ये आर्क AB की हाफ है, मेजर आर्क AB की हाफ है। मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये एंगल किसके बीच में है, ये एक सीकेंट और टैंजेंट के बीच में, ये एक सीकेंट और टैंजेंट के बीच में। ये ज्यादा कुछ काम आता नहीं है, बट फिर भी था तो मैंने तुमको पढ़ा दिया। आगे बढ़ते, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ये सेगमेंट की बात हो रही है। एक हमने इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स पढ़ा था एंगल में, इधर सेगमेंट्स में। सिंपल, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। इसका लॉजिक क्या है, AE यानी कि सर्कल से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से सर्कल, AE इंटू EB इज इक्वल टू क्या, फिर से DE इंटू C। सर्कल से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से सर्कल, ये याद रखना। ये थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स है। इसको हम बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, वो मैं थ्योरम सीरीज में प्रूव करवा दूंगा। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी के लिए याद रखो, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स आया और सेगमेंट की बात हो रही है तो ये करना है। अब एक्सटर्नल डिवीजन भी है, देखो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स में क्या है, तो सेम लॉजिक, सर्कल से इंटरसेक्शन, सर्कल से इंटरसेक्शन, एक मिनट, सर्कल से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से सर्कल, तो AE इंटू, एक मिनट यार, AE इंटू EB इज इक्वल्स टू CE इंटू ED। खत्म। सर्कल से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से सर्कल का दूसरा हिस्सा, सर्कल से C से इंटरसेक्शन, E से सर्कल का दूसरा हिस्सा। खत्म, जैसे पहले था। तो ये दोनों तुम्हें याद रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। मैंने अभी कंसेप्ट पढ़ाया है, सिर्फ प्रूव कुछ नहीं किया, दोनों प्रूव करके दूंगा थ्योरम सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो ये टैंजेंट है, ये वाला टैंजेंट है ET, और EB जो है ना, ये सीकेंट का सेगमेंट है। सर सीकेंट का सेगमेंट मतलब बेटा सीकेंट की लेंथ है और कुछ नहीं। टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, बहुत सिंपल, बोलता है टैंजेंट का स्क्वायर यानी कि ET स्क्वायर इज इक्वल्स टू EA इंटू EB। ET स्क्वायर इज इक्वल्स टू EA इंटू EB। खत्म, ज्यादा कुछ नहीं। ET स्क्वायर EA इंटू EB। तो अगर तुम्हें टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स के बारे में बात हो रही है, सेगमेंट मतलब टैंजेंट की लेंथ, सीकेंट की लेंथ के बारे में बात हो रही है, तो ये थ्योरम है। मैंने सिर्फ तुमको ऊपर ऊपर से कंसेप्ट बताया है इन सब में, क्योंकि कंसेप्ट की जरूरत है एक्सरसाइज करने में, और थ्योरम से एक साथ बाद में कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्या, exercise 3.5, the last exercise of this chapter. We are going to rock in this exercise. Let's see क्या है पहले इसमें। बोलते हैं रे PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q, ठीक है, PQ 12 है, PR 8 है, PS और RS फाइंड करना है। दिख रहा ही है, इसमें क्या लगा होगा, ये देखो, ये अपना कौन है, टैंजेंट है, ये कौन है, अपना सीकेंट है। तो सीधा लिख देंगे भाई PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR इंटू क्या, PS। लिखेंगे क्या, टैंजेंट सीकेंट, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो PQ अपने को पता है 12 का निकालेंगे स्क्वायर, PR अपने को पता है 8,
PS पता नहीं है, वही तो ढूंढना है। तो 12 12 जा मुझे पता होता है भाई 144 होता है, पर अपन इसको ऐसे नहीं करेंगे, 8 डिवाइड में डालेंगे, लगाएंगे 4 का टेबल, ये आ जाएगा 3 जा, ये आ जाएगा 2 जा और ये 6 जा, 3 6 जा 18, PS मिल गया क्या 18 सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, तो अपन देंगे यूनिट्स। क्या देंगे? यूनिट्स। ठीक है, उम्मीद है तुमको क्लियर है। आगे बढ़ते। RS भी पूछा है भाई, PS मिल गया है तो RS भी पूछा है। कैसे यार, ये तो बचकाना हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। PS इज इक्वल्स टू PR प्लस RS, कोलिनियरिटी, और क्या चाहिए। PS जो है वो अपने ढूंढ लिया अभी 18, PR जो है वो 8 है, RS ढूंढ लेना भाई, 18 माइनस 8 क्या हो जाता है भाई 10, लिख लेना RS इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। इसी के साथ ये भी सम खत्म, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब बढ़ते हैं आगे, ये इतना खुद तुम करो, प्लस माइनस मैं नहीं करके दूंगा भाई। चलो, अब यार दिख रही है कार्ड अंदर मिल रहे हैं, मेरे को खुशी हो रही है। क्यों खुशी हो रही है सर आपको? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कार्ड्स, और क्या, बहुत सिंपल। देखो भाई, पहला 2 पार्ट है तो मिल बांट के करेंगे, एक पार्ट तुमसे करवाऊंगा, एक पार्ट मैं करूंगा। ठीक है, तो चलो सीधा लगा देता हूं, MD इंटू DN। सर ऐसे सीधा ही करना होता है? अरे बिंदास करो यार सीधा, ये सम तो एग्जाम में एक्टिविटी में ही आते हैं, नहीं आएंगे तो ऐसा करना, और क्या। MD इंटू DN इज इक्वल्स टू RD इंटू DS, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, अब MD जो है वो 8, DN जो है वो अपने को पता नहीं है, वही फाइंड करना है। RD दिया है 15, DS दिया है 4, ऐसा सम मुझे नहीं करना था पर अभी उठा लिया है तो कर देता। अपॉन में 8, 4 1 जा, 4 2 जा, आंसर आएगा 15/2, 7.5 यूनिट्स। इसका सेकंड पार्ट मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, आ जाएगा तुमको, इजी है, लेना है तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। भाई ये तुम खुद से कर लेना यार, इतने इजी सम मेरे से मत करवाओ यार, दुख होता है मेरे को करने के बाद। ठीक है, वही चीज है, मतलब अभी RS दिया है, अभी कंफ्यूज मत हो ना, क्या सर RS दिया है कैसे करेंगे सम, बोलो तो यार करके ही दे दूं। ठीक है, चलो करके देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमको डाउट आ जाए, इससे अच्छा मैं करके दे देता हूं। देखो पहले तो ये लगा देता हूं, MD इंटू DN, RD इंटू DS। ठीक है, अब जो MD और DN है वो तो पता है ना, तो वो तो 9 और 8, 9 और 8 ही है। अब इसमें क्या पूछा है, सीधा RS पता है ना, ना RD पता है ना DS, तो इधर डाउट आता है बच्चों को। देखो मैंने सही नस पकड़ी है तुम लोग की। इसको कैसे करेंगे, देखो RS जो है वो 18 है ना, तो अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं RS को ऊपर से मत लेना ना कोई वैल्यू, जोल करके, भाई तुम बहुत बड़े जोलर हो मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं, इधर देखो RS को मैं लिखता हूं RD प्लस DS, ये तो पता ही है तुमको, रीजन दे दूंगा RDS। दोनों में से किसी को भी एक को X ले लेता हूं और एक को वैसे ही रहने दे देता हूं, तो DS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 माइनस X। ठीक है, तो मैंने इधर लेट RD इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है X। तो सर हम कैसे सम करें, भले फर्स्ट ये लिखो बाद में ये लिखो, या तुम इधर, अभी देखो मेरे को सम देख के पता चला ना कि ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने इधर लिख दिया, तुम पहले ऐसा लिखना फिर आगे बढ़ेंगे। तो RD की वैल्यू भी निकाल दी मैंने X, और DS की निकाल दी क्या 18 माइनस X। अब क्या करेंगे, देखो भाई ये हो जाएगा 18X माइनस X स्क्वायर, 9 9 जा होता है 81, एक कम कर देंगे तो 72। ऐसे मैं कुछ भी करता रहता हूँ भाई। माइनस X स्क्वायर इधर आया प्लस में, 18X इधर आया माइनस में, और इधर आएगा 72। तुम्हें 72 के ऐसे फैक्टर निकालने जिनको प्लस करने से 18 आना चाहिए, 72 के फैक्टर निकालने जिनको प्लस करने से क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। यार ये तो तुमको सोचना पड़ेगा, मेरे को लगता है क्या आएगा भाई 18 आना चाहिए, 72 मतलब प्लस करने से आना चाहिए। देखो भाई 72 और कहाँ कहाँ पे आता है, थोड़ा 12 और मेरे को लगता है 12 और 6, अरे वाह क्या बात है, 12 और 6 तो माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72। भाई कर लेना आगे तुम, एक बार x 12 आएगा
और x आ जाएगा तुम्हारा 6। मतलब x एक बार x 6 आएगा, मतलब क्या, इसके बाद लिखना है, इधर पुट करना क्या, आर डी इज इक्वल्स टू, अपने को फाइंड क्या करना है, ds करना है ना, ds। चलो एक काम करते हैं यार, अच्छे से ही कर लेते हैं पूरा। इधर x आने के बाद का सम देखो क्या होगा, एक मिनट। हाँ x आ गया अपना, इसके बाद देखो इधर करते हैं अपन सब, जगह इधर खाली पड़ी है अपने पास, तो इधर देख लो, ये कंटिन्यू इधर कर रहा हूँ, तुम्हारे स्क्रीनशॉट में तुमको दिखना चाहिए कंटिन्यू। तो x12 और x6 आ गया, तो हमने x किसको लिया था, rd, तो x एक बार 6 आया है, तो rd को क्या ले लेंगे 6, तो ds क्या आएगा 18 माइनस x, यानी कि 18 माइनस 6 हो जाएगा 12। दूसरा x एक बार क्या आया है 12 आया है, तो rd हो जाएगा 12, तो ds क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और क्या। तो हम लोग लिखेंगे therefore ds कैन बी क्या, यहाँ कैन बी वैन बी क्या, इंग्लिश का एग्जाम थोड़ी है भाई, लिखो ds इज इक्वल्स टू क्या 18 और 6, दोनों आंसर राइट हैं, दोनों वैलिड हैं, उम्मीद है तुमको समझ गया, ठीक है। तो देखो डिफिकल्ट लगा मुझे तो मैंने करके दे दिया, ऐसा टेंशन मत लिया करो, डिफिकल्ट होगा तो यार तुम्हारा सर तुम्हारे साथ ही रहेगा, करके ही देगा सब, ठीक है। अच्छा भाई स्क्रीनशॉट भाई स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो नेक्स्ट सम, इसमें क्या है भाई, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, B इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, AC जो है सेम, यार मेरे को लगता है टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम लगने वाला है यहाँ पे, तो करते हैं चलो। AB स्क्वायर दिख गया, एक टैंजेंट और एक सीकेंट दिख रहा है, मतलब वो तो लगने वाला है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD बाय tangent secant सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो AB जो है अपने को मालूम है 12, AC पता है क्या कुछ, AC भी पता है, क्या बात है, सब तो पता ही है दुनिया में अपने को। तो एक फिर से वही 12 इंटू 12, तो ये 3 जा ये 2 जा, 4 का टेबल लगाया मैंने, तो 2 1 जा 2 6 जा 3 6 जा 18, तो AD आ गया भाई 18 सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो यूनिट्स डाल देते हैं। AD पूछा भी था, मिल गया AD। अब क्या पूछा है भाई, अब DC पूछा है, अपने को AD मिला है, पूरा AD मिल चुका है, और अपने को DC पूछा है और DE पूछा है, कैसे ढूंढते हैं देखो। तुमने 9th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, ये जो O है ना ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे जा रहा है, DC कॉर्ड पे, तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी कि DE इक्वल होने वाला है EC से, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं, OE जो है ये परपेंडिकुलर है DC से, और ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर DE इज इक्वल्स टू क्या EC। रीजन लिखना पड़ेगा 9th स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं लिखेंगे 9th स्टैंडर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर से जब निकलता है कॉर्ड पे जाता है, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को काटता है, कॉर्ड को काटता है, इसके लिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब कैसे करेंगे, अब इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट DE इज इक्वल्स टू EC इज इक्वल्स टू X, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं अपन, हम लिखते हैं इधर AB में, AD में क्या क्या आ रहा है, AD में आ रहा है AC प्लस CD, ठीक है, AC प्लस CD, इधर दे देंगे A डैश C डैश D, एक ही लाइन में है, कोलिनियरिटी तो लिखना ही पड़ता है। AD हमने निकाला ना, AD 18 है, और क्वेश्चन वालों ने AC दे दिया है, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा CD, CD इज इक्वल्स टू 18 में से 8 गया 10 बचा, यूनिट्स डाल देंगे, CD भी पूछा था ना शायद, वो मिल गया। अब हमने लिखा है भाई CD में क्या आता है, देखो CD में आ रहा है CE प्लस
ई डी। ठीक है, अब एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डी चाहिए, तो चलो लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीई जो है उसको भी डाल देते हैं डीई और इसको भी लिख देते हैं डीई। क्यों? क्योंकि इधर हम लोग दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1। अभी ये एक्स की जरूरत पड़ी नहीं, मुझे लगा एक्स वैक्स लिख के 2x वैक्स करना पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ी तो कट कर दिया। लिखा होता तो भी चल जाएगा बेटा, फ्रॉम क्या 1। तो डीई जो है और डीई तो 2DE हो जाएगा। बात एक ही है, अगर एक्स डालता था, पर अभी एक्स डालू ही क्यों? क्योंकि मुझे पूछा ही डीई है तो डीई डाल दिया मैंने। CD तो 10 है, ये दे दो 2 और इसको दे दो फ्रॉम 2। तो ये आ जाएगा डीई 2 अपॉन में आ जाएगा 10 के, तो डीई इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 विच इज 5। तो डीई इज इक्वल्स टू क्या? 5 यूनिट्स। इसको भी डाल देते हैं बॉक्स में क्योंकि ये भी पूछा है। अपन ने 3 चीजें बॉक्स में डाली है, देखो 1 2 3। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई तेरे को क्या हो गया? चलो, उम्मीद है क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो देखो भाई, इस सम में देखते हैं क्या है। इन फिगर 3.8 इफ PQ is 6, QR is 10, PS is 8, फाइंड TS। देखो यार, यहाँ पे अपने को TS ढूंढना है, तो इतना तो पता है कि थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स लगेगा, तो वो लिख लेते हैं पहले। चलो, तो TP इंटू PS, सर्कल से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से सर्कल इज इक्वल टू सेम RP इंटू क्या? PQ। तो अभी अपने को क्या क्या दिया है देखो, TP नहीं दिया है, PS दिया है 8, TS ढूंढना है, ठीक है, और PQ दिया है, मतलब 2 चीज़ें अननोन है। तो बेटा इसमें पहले अपने को कुछ और करना पड़ेगा, तो वो देखो क्या होगा। मेरे को लगता है यहाँ पे देखो PQ और PS दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि PR इज इक्वल्स टू PQ प्लस QR। ठीक है, ये लिख देंगे क्योंकि अपने को PQ भी गिवन है, QR भी गिवन है, तो PR मिल जाएगा। देखो इधर हम रीजन देंगे, सबको पता है क्या रीजन देंगे, P डैश Q डैश R। ठीक है, तो अभी PQ कितना है 6 और QR कितना है 10, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हम पहले ही निकाल के रख देंगे। ठीक है, तुम पहले से लिख देना ये। और अब PR मिल गया अपने को 16, PQ भी गिवन है, कितना गिवन है PQ 6, PS तो गिवन है 8, TP मिल जाएगा अभी। तो TP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन 6 अपॉन 8, 16 इंटू 6 अपॉन 8, 2 जा ये 1 जा, 2 6 जा कितना होता है 12, तो TP मिल गया 12। TP देखो 12 मिल गया, अब TS चाहिए अपने को, मिल जाएगा भाई। ये 12 सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो यूनिट्स डाल देंगे इधर। देखो भाई, TP इज इक्वल्स टू लिख देंगे TS प्लस SP, अगेन रीजन वही T डैश S डैश P। यहाँ पे TS मेरे को पता नहीं है, PS या SP एक ही बात है, 8 है। TP अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है, TS मिल जाएगा 12 माइनस 8, तो TS इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 4 यूनिट्स। वेरी वेरी सिंपल। ओके, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। बिट स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो भाई। अरे वाह क्या बात, ये मेरा सम जो है ना लवली सम है, पूरे एक्सरसाइज का हाईलाइट यही है। तो बाकी सब तो इजी सम थे, तुम सब खुद से भी कर सकते थे, पर ये वो सम है जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। देखो प्रूव दैट टाइप का सम है, तो अभी मैं तुमको बार बार नहीं बोलूँगा, गिवन टू प्रूव तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। गिवन लिख लेना भाई, सेग EF इज अ डायमीटर एंड DF इज अ टैंजेंट ऑफ सेगमेंट सो ऑन। ठीक है, वो लिख लेना तुम। टू प्रूफ में ये लिख लेना, बाकी प्रूफ मैं लिख के देता हूँ। देखो भाई प्रूफ, एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि मुझे जो प्रूव करना है पहले उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। DE इंटू GE इज इक्वल्स टू 4R²। तो DE और GE, DE मतलब ये है मतलब ये कौन है तुमको पता है? DE कौन है? DE सीकंट है। DE कौन है? सीकंट। और DF क्या है? टेंजेंट। तो DE जो है सीकंट सेगमेंट है और DF टेंजेंट सेगमेंट है। तो भाई समझने वाली बात है, अपन यहाँ पे लगाएंगे क्या? टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सीकंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि देखो उससे क्या होगा, अपना पिक्चर में DE आ जाएगा और DE पिक्चर में चाहिए। ठीक है, बाकी हम GE पिक्चर में देखते हैं कैसे लाएंगे, वो हम सोच लेंगे।
पहले अपन ये लगा लेते हैं, हम लोग बोलते हैं इधर df स्क्वायर इज इक्वल्स टू dg इंटू de बाय tangent secant segment theorem. tangent secant segment theorem, ठीक है, क्लियर है ये। चलो, तो df स्क्वायर हमने लिखा है, df क्या है कुछ पता नहीं है, तो df को तो df रख देंगे। tangent secant segment theorem लग गया। और एक चीज़ हम लोग का क्या करेंगे, इधर हम बोलेंगे कि भाई इसको देखो नंबर 1 देके छोड़ देते हैं, देखते हैं किधर काम आएगा वो हम देख लेंगे। और एक चीज़, ये HF जो है वो परपेंडिकुलर होगा किससे, DF से। इधर रीजन आएगा बाय क्या, टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि बेटा जो अपना HF है वो रेडियस है। HF क्या है, अपना रेडियस है, और जो DF है वो क्या है, वो टेंजेंट है। तो टेंजेंट थ्योरम बोलते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो देखो भाई मैंने इसको परपेंडिकुलर बोल दिया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। जैसे ही 90 डिग्री मैंने बोला ना, एक चीज ध्यान रखना भाई, 90 डिग्री बोला है और तुम देखो DE पिक्चर में चाहिए। अभी DE एक बार आ गया पिक्चर में, और क्या क्या पिक्चर में चाहिए, पिक्चर में 4r स्क्वायर चाहिए बेटा, मतलब r चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस पिक्चर में चाहिए, तो मैं अब हमारे ट्रायंगल में हमारी अंकल की याद में, हमारे अंकल कौन, पाइथागोरस, हमारे अंकल भाई, तो उनकी याद में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बोलेंगे एंगल DFE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। तो DE जो है उसका तो कुछ करना नहीं है, अभी DE को DE छोड़ देते हैं, ओके। और जो DF है, DF का भी कुछ नहीं करना है भाई, DF को DF छोड़ देंगे, देखेंगे DF का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, उसको हम देख लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए छोड़ देते हैं DF को, DF स्क्वायर को एज इट इज, प्लस FE को देखो क्या लिखूंगा मैं, FE को लिखूंगा मैं क्या, इधर पहले फिगर में दिखा देता हूं, देखो ये भी R है, ये भी R है, तो FE अपने आप में 2R हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूं क्या, 2R, ठीक है। अब तुमको चाहिए तो तुम इधर बना के लिख लो भाई, FE इज इक्वल्स टू क्या, FH प्लस HE, ये लिख लो तुम चाहिए तो, जरूरी नहीं है बेटा, R प्लस R लिख लो, और इधर कोलिनियरिटी का रीजन भी दे देना, ठीक है। ये तुम पहले भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी मुझे बाद में देखा तो मैंने बाद में किया है। अब DE पिक्चर का हीरो है, सिंपल बात बेटा, जब भी प्रूव दैट का सम होता है ना, पिक्चर का हीरो ही देखना होता है। हीरो मतलब सर जो पिक्चर में चाहिए, मतलब एंड तक DE चाहिए, तो DE को भी हाथ नहीं लगाते अपन, DE को D रख देते हैं भाई, उसको कुछ नहीं करते। पर DF स्क्वायर पिक्चर का हीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे DF तो दिख नहीं रहा है, तो DF स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है, तो उसको पुट करता हूं DG इंटू DE, और 2R मालूम है क्या हो जाएगा, 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर। तो भाई ये हो गया है अब DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू DG इंटू DE प्लस 4R स्क्वायर। अब पिक्चर का हीरो कौन कौन है, पिक्चर का हीरो है DE और 4R स्क्वायर, मतलब 4R स्क्वायर को तो हाथ नहीं लगाऊंगा, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो है, पर पिक्चर में DE इंटू GE चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, 4R स्क्वायर वो साइड रख देता हूँ, और DE इंटू DG इंटू DE को मैं ये लेफ्ट हैंड साइड रख देता हूँ, 4R स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड लेके आता हूँ, किसको, इसको। तो DE स्क्वायर माइनस DG इंटू क्या हो जाएगा, DE। 4R स्क्वायर अकेला हो गया, और वो सब में भी अकेला ही चाहिए हमको, ठीक है। तो अब DE इनमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो DE बाहर आ जाएगा, तो एक DE रहेगा और इधर बचेगा DG। अब तुम ध्यान से देखो भाई, ये DE माइनस DG क्या होगा, ये देखो पूरे DE में से तुमने DG निकाल दिया, तो GE बचेगा। इधर हम सीधा बोलेंगे क्या, DE माइनस DG क्या हो जाएगा, GE, ये हो गया 4R स्क्वायर। इधर रीजन लिखना जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये तभी हो पाता है जब कोलिनियर होता है, यानी कि D
जी ई, मतलब डी जी ई क्या है, कोलिनियर है। अब देखो भाई ये डी ई इंटू जी ई ये तो चाहिए पिक्चर में, और 4r² भी चाहिए। इसी के साथ सम की समाप्ति हो गई और लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव। आई होप तुमको समझा है, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने इस सम में। क्या लगाया मालूम है इस सम में? मैंने इस सम में बेसिक लॉजिक लगाया कि भाई मुझे यहाँ पे डी एफ क्या है, टेंजेंट है, और डी ई क्या है, सीकेंट है। तो ये टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम लगा के छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, इस ट्रायंगल में क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। सर आपको पता कैसे चला? मेरे दिमाग ने बोला कि बेटा ईएफ को पिक्चर में आना है तो भाई पाइथागोरस से ही आ सकता है, बाकी कोई थ्योरम से नहीं आ सकता है। तो इसके लिए भाई मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। डी ई काम का था, ई एफ काम का था, तो इनको कुछ नहीं किया, ज्यादा कुछ नहीं। ई एफ की जगह पे 2r लिखा, उसका रीजन इधर है। और डी एफ स्क्वायर मैंने रिप्लेस किया कहां से, डी जी इंटू डी ई, और इसके लिए इधर देना पड़ेगा क्या, फ्रॉम 1, क्योंकि ये फ्रॉम 1 से आया ना। डी एफ स्क्वायर क्या है, डी जी इंटू डी ई, तो ये कहां से आया, फ्रॉम 1। उसके बाद बहुत सिंपल, ये जो इधर प्लस में था इधर आया माइनस में, दोनों में से कॉमन निकाला क्या, डी ई, और अंदर बच गया एक डी ई माइनस डी जी। तुम डी ई माइनस डी जी देखो क्या बचता है, जी ई। इसी के साथ सब खत्म, ठीक है। इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।